ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अब सीधा हम रुक कर लेते हैं और बात करेंगे डीएम भदोही से। आर्यका खोरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका आर्यका जी एबीपी गंगा पर। आपसे भदोही के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे, भदोही में कोरोना से निपटने के लिए क्या है आपके पास प्लान और कितना हद तक आप सक्सेसफुल हो पाई हैं? भदोही में हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी है कोविड के चेन को तोड़ने की, टेस्ट करना, उसको पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट को ट्रैक करना, उसको आइसोलेट करना और ट्रीट करना, और गंभीर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना और उनका इलाज करना, इस स्ट्रैटेजी पे हम लोगों ने काम किया है और हमें अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। अभी हमारे यहाँ केसेस 720 ही एक्टिव केसेस रह गए हैं जी। और इसमें से भी 666 केसेस ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और रेस्ट जो है हमारे L2 हॉस्पिटल में है और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है और लगातार जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो घटती जा रही है जी। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें सफलता मिली है और हमारी जो ट्रैकिंग टीम्स है, निगरानी समितियां हैं और रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, वो मौके पर जाकर के हर पॉजिटिव केस को ट्रेस कर रही है, उनको दवाएं वितरित कर रही हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रही हैं और उनके जो भी सिम्टोमैटिक कॉन्टैक्ट उनकी भी टेस्टिंग कर रही है, उनको भी प्रिवेंटिव दवाई दे रही हैं। तो उससे हमें काफी सक्सेसफुल हम रहे हैं चेन को तोड़ने में और काफी हद तक उसको कंट्रोल करने में। बात अगर ग्रामीण इलाकों की करें तो ग्रामीण इलाकों में लगातार टेस्टिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर किस तरीके से मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और वहां से अगर किसी को अस्पताल ले जाना है तो क्या कुछ सुविधा है? एम्बुलेंस कितनी मात्रा में तैनात है भदोही में? देखिए, जो ग्रामीण इलाके में हमारे मरीज हैं और जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं वो तो घर पे ही आइसोलेटेड होकर के उनका इलाज चल रहा है, उनको हम मेडिकल किट दे रहे हैं और लगातार जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स है वो उनका मार्गदर्शन कर रही है। ICCC से हमारे कंट्रोल सेंटर से उनको लगातार फोन जा रहा है जो उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछता है, तो उन पे हम नजर रखते हैं। अगर किसी की हालत गंभीर होती है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हमारे कंट्रोल सेंटर पे फोन करके एम्बुलेंस के लिए कह सकता है और वो डायरेक्ट हम कॉल रीडायरेक्ट करते हैं हमारे एम्बुलेंस इंचार्ज को। और हमारे लिए इस पर्पस के लिए 11 एम्बुलेंसेस हमने सिर्फ कोविड के लिए डेडिकेट किया है। 9 एम्बुलेंस साधारण है और 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंसेज हैं जिनको हम तत्काल मरीज के पास पहुंचाते हैं और वो उससे अपने जो भी हॉस्पिटल नियरेस्ट उसका कोविड हॉस्पिटल होगा, या तो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पर पहुंच सकते हैं। जो होम आइसोलेशन में रह रहे लोग हैं उनका किस तरीके से ख्याल रखा जाता है कि वो अगर किसी मेडिकल नीड की उनको जरूरत है तो कहां पर संपर्क करें? कैसे डॉक्टर्स उनका ध्यान रखें, उनकी स्थिति को देखें? होम आइसोलेटेड पेशेंट को संपर्क करने के लिए सबसे पहली कड़ी जो होती है वो रैपिड रिस्पॉन्स टीम की होती है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और पैरामेडिकल स्टाफ और इवन प्रशासन के लोग होते हैं। वो जैसे ही पॉजिटिव लिस्ट आती है जो हर रोज जो पिछले विरोध का जो पॉजिटिव टेस्ट होता है उस पर आधारित होती है, तो अस्पताल उसी दिन उसके घर पे पहुंचकर उसको मेडिकल किट देते हैं, उसको एडवाइस देते हैं किस तरह से अपने हेल्थ को मॉनिटर करना है, किस तरह से घर पे आइसोलेशन में रहना है, और सभी जो कॉन्टैक्ट हैं, उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं और अन्य भी घर पे लोग हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं और उनको भी प्रिवेंटिव दवाइयां देते हैं, प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन देते हैं और उनको परामर्श देते हैं किस तरह से घर पे रह के ही वो अपने हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं और अपने हेल्थ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए आर्यका जी, एक और समस्या इस कोविड महामारी में आई है कि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन अफवाहों की वजह से पैनिक हो जाते हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर पहुंच जाती है। तो ऐसी अफवाहों पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कोशिशें प्रशासन की तरफ से हैं? किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि भदोही का माहौल जो है ऐसे वक्त में जब महामारी अपना विकराल रूप ले चुकी है ठीक रहे? देखिए, हमारी हमेशा से प्रयास रहता है कि जो भी हम निर्णय लें या जो भी हम कोविड के रोकथाम के लिए कदम उठाएं उसको हम जनमानस तक आसानी से पहुंचा सके। उसके लिए देखिए आर्यका जी हमारे साथ बनी हुई हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भदोही में कंट्रोल किया जा रहा है। तो आर्यका जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आर्यका जी, आप बता रही थी किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को सर्कुलेट की जाती है। जी, इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग रेगुलर प्रेस रिलीजेस देते हैं, मीडिया से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, हमारे सूचना अधिकारी के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारी सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती रहती है कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किन नंबर से वो संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह के अफवाह से वो दूर रहे, ये हम अपील करते रहते हैं लोगों।
इसके अलावा अगर बेड्स की बात करें, अस्पतालों की बात करें, देखिए अस्पतालों में मरीज पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जो सामने आती हैं, जिसके मुताबिक अंदर उसका ध्यान नहीं रखा जाता, अंदर उसे दवाइयां नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो अस्पताल के अंदर सब कुछ ठीक है, ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, अस्पतालों में हमारे जो L2 फैसिलिटी है उसमें सभी वार्डों में CCTV कैमराज हैं, उससे हम मॉनिटरिंग करते हैं। खुद मैं भी जाकर कई बार निरीक्षण कर चुकी हूँ L2 हॉस्पिटल का, उससे हम देखते हैं कि जनरल कंडीशंस कैसे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट उससे ये है कि जितने भी उनके अटेंडेंट्स हैं मरीजों के, उनको हम डेली मेडिकल बुलेटिन देते हैं। एक फिक्स टाइम पर हम उनके तीमारदारों को फोन करके बताते हैं कि उनका पेशेंट की हेल्थ कैसी है और क्या उसकी प्रेजेंट स्टेटस है, ताकि लोगों को आश्वासन भी मिले और रेगुलर अपडेट भी मिलता रहे मरीज के हालात में। आरेगा जी, हॉस्पिटल्स के अलावा एक और समस्या जो इन दिनों देखने को मिली थी, उत्तर प्रदेश की कई जगहों से तस्वीरें सामने आई थी, शमशान घाट में लाइन लग जाना, कब्रिस्तान में लाइन लग जाना। उस चीज पर किस तरीके से लगाम लगाया जा रहा है, उस स्थिति को किस तरीके से दूर किया जा रहा है? क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे मुनाफाखोर थे जो सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी जेब गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। जी, ऐसी खबरें कुछ मिली थी हमें भी, बट हम लोगों ने फिर अपने एक ऑर्डर करके जो शमशान घाट पे जितनी भी फ्यूनरल से संबंधित जो परिवार का व्यय होता है उसको रेगुलेट करने के लिए उसका एक हमने सीलिंग डिटरमाइन कर दी है कि इतनी ही खर्चे तक कोई परिवार व्यय करेगा और इतना ही वहां पर उससे लिया जाएगा जिसमें उसके अंत्येष्टि से संबंधित सभी व्यय हैं। तो उसका हम कंप्लायंस पुलिस के माध्यम से, मजिस्ट्रेट के माध्यम से करा रहे हैं कि कोई भी उससे अधिक किसी भी पीड़ित परिवार से ज्यादा पैसा ना वसूला जाए, और अभी होता है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लहर जो दूसरी लहर है इस कोरोना की, इसको लेकर लगातार तैयारियां हो गई हैं और जिस तरीके से आप बता रही हैं तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, लेकिन अब तीसरी लहर का भाई जिक्र होना शुरू हो गया है। तो तीसरी लहर से लड़ने के लिए भदोही कितना तैयार है आरेगा जी? देखिए, तीसरी लहर के लिए हम लोग अभी से जो ऑक्सीजन की क्राइसिस इस बार हुई है, हमने फेस की है, उसको ओवरकम करने के लिए हम अपने कोविड हॉस्पिटल्स में और 2 CHC के जो हमारे कोविड केयर सेंटर बनने वाले हैं, तीनों पर हम ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं, जो संभवतः अगले महीने तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रिडिक्शन है और मॉडलिंग है उस पर उसके आधार पर थर्ड वेव में पीडियाट्रिक पेशेंट, बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगी जी। तो उस पर हमें काम करना होगा। जो एट प्रेजेंट भदोही जनपद में भी छोटा जनपद है, यहाँ पर पीडियाट्रिक्स के लिए बहुत बाल रोग विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। अभी हमारे पास फिलहाल सिर्फ 10 पीडियाट्रिक ICU बेड्स हैं, बट इसको हमें बढ़ाना होगा और आगामी महीनों में हम इसको बढ़ा करके इवन प्राइवेट हॉस्पिटल। बिल्कुल, यानी दूसरी लहर के साथ साथ तीसरी लहर जो आने वाली है उसको लेकर भी भदोही में तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रिया आपका आरेगा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि भदोही में किस तरीके के हालात हैं और भदोही किस तरीके से इन हालातों में लड़ रहा है और क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं। तो ई कॉन्क्लेव में भदोही की DM ने बताया कि कोरोना के गंभीर मरीजों का अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। होम आइसोलेशन में जो मरीज हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। जिले में 720 एक्टिव केस हैं, 686 कोरोना मरीज अभी होम आइसोलेशन में हैं। 11 एम्बुलेंस विशेष रूप से कोरोना मरीजों के लिए तैनात की गई। और अब आपको दिखाते हैं बदायूं की DM दीपा रंजन का संदेश। दरअसल बदायूं की DM दीपा रंजन का परिवार कोरोना पॉजिटिव है और इसीलिए वो आज हमारे इस ई कॉन्क्लेव में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन दीपा रंजन ने ABP गंगा पर अपना संदेश जरूर भेजा है। तो देखिए, ABP गंगा लगातार सभी 75 जिलों के DM से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और लगातार आपके सामने ये रखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर किस जिले में क्या हालात हैं। ऐसे में ही जब हमने बदायूं की DM से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। वो खुद तो नहीं बैठ सकी, वो खुद तो लाइव नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने एक संदेश जरूर भेजा है। सुनिए। ये हम लोग 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। पहला तो जो हमारा लॉकडाउन है और जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू है उसको प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट कराने के लिए जिला प्रशासन, हमारे सारे मजिस्ट्रेट, सारे नगर पालिका, ये सभी लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आपके संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं उन सभी क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और जहाँ भी अधिक मात्रा में किसी मोहल्ले से, किसी वार्ड से संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं वहाँ पे इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा रहा है।
लॉकडाउन के अलावा, कर्फ्यू के अलावा हम लोग जो दूसरे स्तर पे कार्य कर रहे हैं वह है लोगों को जागरूक करना, मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करना, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए। इसके लिए हम लोग अपने स्तर से पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को इन्फोर्स भी करा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं और जो हमारे समाज के अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, सभी जगह से हम लोग ऐलान भी करा रहे हैं। पूरे ज़िले में हम लोगों ने लगभग 300 के आसपास जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा रखे हैं। इनके माध्यम से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शहर में जितनी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उन सभी पे भी जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगता है, उनके माध्यम से भी हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं। लोगों तक यह संदेश भेज रहे हैं कि वो मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और बिल्कुल अनिवार्य परिस्थिति और में ही घर से बाहर निकलें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जागरूक करने के अलावा हम लोग जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके उपचार के लिए भी प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जिले स्तर पे हमने कमांड सेंटर बना रखा है। इस कमांड सेंटर के माध्यम से हम प्रतिदिन जितने हमारे होम आइसोलेशन के पेशेंट हैं उन सभी लोगों से वार्ता कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं और उनको मेडिसिन किट सही समय पर मिल जाए, यह भी फीडबैक प्राप्त किया जा रहा है। मेडिसिन किट सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अगर समय पर मिल जाए लोगों को, संक्रमण के पहले दिन, दूसरे दिन अगर मिल जाए तो उनको सही समय पर उपचार प्रारंभ हो जाता है, तो उनके आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं। इसको प्रभावी करने के लिए हमने पर्याप्त संख्या में जिले में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। यह टीमें जो है 24 घंटे के अंतर्गत यह सुनिश्चित करती हैं कि जो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं मरीज, उनको मेडिसिन की किट उपलब्ध हो जाए। उसके अलावा यह आरआरटी की टीम उनके जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी पहचान करती है, उनकी जांच करती है और उन लोगों को भी दवा वितरण सुनिश्चित कराती है। तो इस तरह से हम लोग कमांड सेंटर के माध्यम से, आरआरटी टीम के माध्यम से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उन लोगों के सुरक्षित बचाव के लिए और उनमें कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा हो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से हम लोग प्रतिदिन जो है वार्ता करते हैं अपने कमांड सेंटर के माध्यम से, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है या उसमें अन्य कोई कॉम्प्लिकेशंस पाए जा रहे हैं, तो उन लोगों को कमांड सेंटर के माध्यम से ही अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। किसी व्यक्ति को यदि एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग कमांड सेंटर के माध्यम से उसको एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराते हैं। हमने इसके लिए ज़िले में एम्बुलेंस भी आरक्षित कर रखे हैं जो स्पेशली कोरोना के जो मरीज हैं उनके लिए ही काम कर रहे हैं। तो इनके माध्यम से उनको सही समय पे तत्काल जो है एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी टीम लगातार इसके लिए कार्य कर रही है कि कहीं भी किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके लिए भी हमने जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे स्पेशली मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं जो लगातार ऑक्सीजन के स्टॉक पे नज़र रखे हैं और जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है कहीं लीकेज ना हो, उन चीज़ों को भी मॉनिटर कर रहे हैं। इसके द्वारा हम लोग जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हॉस्पिटल्स में सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी अभी यह शुरुआत की है कि उनको भी ऑक्सीजन की उपलब्धता जिनको चाहिए उसके लिए एजेंसी नामित की गई है और उनके माध्यम से वो लोग जिनको भी होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए उनको उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अलावा संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस चेन को तोड़ने के लिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में विशेष करके प्रत्येक घर में हम लोग सर्वे करा रहे हैं आशा के द्वारा, आंगनवाड़ी के द्वारा, और गांव की जो निगरानी समिति, हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में निगरानी समिति गठित है। इन समितियों के द्वारा हम लोग प्रत्येक गांव का, प्रत्येक घर का सर्वे करा रहे हैं और इनमें जितने भी हमारे लक्षणात्मक मरीज मिल रहे हैं जिनमें किसी भी प्रकार से सर्दी, खांसी, बुखार या ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है, प्रत्येक टीम के पास थर्मल स्कैन मीटर और ऑक्सीमीटर उनको दिया गया है जिससे वो जांच कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है कि किसी प्रकार से वो लक्षण युक्त है तो उसको तत्काल जो है निगरानी समिति के द्वारा उसी समय मेडिसिन किट उपलब्ध करा दी जाती है और उसके बाद उन लोगों की जो है जांच कराई जाती है।
संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए हमने जो जांच है हमारी उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चिन्हांकन हो सके जो कोरोना पॉजिटिव है और जो संक्रमित है, ताकि उनसे जो दूसरे लोग हैं उसमें संक्रमण ना फैले। सभी स्थानों पे जो बाहर से भी हमारे कामगार आ रहे हैं, इनकी भी जांच के लिए हम लोगों ने बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे टीमें जो है शिफ्ट में लगा रखी हैं। 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट में हमारी टीमें काम कर रही हैं। जो वहाँ पे जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनका जांच किया जा रहा है। जांच करने के बाद यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है, और जो लोग सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं उनको क्वारंटीन सेंटर पे रखा जा रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को असुविधा, बहुत सारे लोगों की जीविका रुक जाती है, तो उसको लोगों को सुविधा देने के लिए हम लोग कम्युनिटी किचन हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और उसके माध्यम से जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सभी को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का और फॉगिंग का बृहद अभियान चला रखा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में और प्रत्येक वार्ड में हम लोगों ने इसके लिए टीम नियुक्त कर रखी है, प्रभारी बना रखे हैं, और वार्ड वाइज रोस्टर बना रखा है। तो प्रत्येक दिन किस वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य होगा ये पहले से नियत कर लिया गया है, और जिले स्तर पे भी इसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो इसका नियमित अनुश्रवण करते रहे। तो आप बदायूं डीएम को सुन रहे थे, जिन्होंने अपना संदेश भेजा और बताया है कि किस तरीके से बदायूं में हालात को कंट्रोल में किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है ताकि कोरोना के खिलाफ जो जंग है इस पर जीत हासिल कर सकें। घर घर दवाएं और सुविधाएं भी दी जा रही हैं, इसके लिए टीमें लगाई गई हैं ताकि घर घर तक मदद जो है वो पहुंच पाए। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनसे जिला प्रशासन खुद संपर्क कर रहा है, और उन्हें अगर किसी भी प्रकार की मेडिकल केयर की जरूरत है, अगर उन्हें किसी भी तरीके से मेडिकल नीड की जरूरत है तो तुरंत उन तक मेडिकल जो सुविधा है वो पहुंचाई जा रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो एबीपी गंगा पर जारी डीएम ई कॉन्क्लेव अब पूरा हो चुका है। हमने इस ई कॉन्क्लेव के जरिए कोशिश की कि हम जिले भर के डीएम से बात करें और जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से कोविड कंट्रोल का मास्टर प्लान जिलाधिकारियों ने बनाया है। ये आज हमने जानने की कोशिश की। तो एबीपी गंगा पर डीएम ई कॉन्क्लेव पूरा हो गया। जिलाधिकारियों ने बताया कोविड कंट्रोल का मास्टर प्लान क्या है, जिले में किस तरीके की तैयारी की गई है, आने वाली तीसरी लहर को लेकर कितना तैयार है उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही साथ मरीजों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए क्या कुछ प्लान जिलाधिकारियों की तरफ से बनाया गया है। ये तमाम जानकारी एबीपी गंगा पर आपको मिली। तो एबीपी गंगा पर डीएम ई कॉन्क्लेव अब पूरा हो चुका है। जिलाधिकारियों ने अपना कोविड कंट्रोल का मास्टर प्लान बताया, यानी क्या है जिलाधिकारियों का कोविड मंत्र जिससे कोविड को कंट्रोल में किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई पर भी तमाम डीएम ने जवाब दिया कि अब लगभग तमाम जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है, आपूर्ति पूरी है, लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बेड्स भी अब पर्याप्त मात्रा में हैं और इसीलिए अब खाली बेड्स पड़े हुए हैं, ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो संक्रमण दर है वो भी घटती हुई नजर आ रही है। इन तमाम बातों पर जानकारी खुद जिलाधिकारियों ने दी है। तो एबीपी गंगा ने ये प्रयास किया, डीएम ई कॉन्क्लेव एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए लेकर आया ताकि हम ये समझा सके, अपने दर्शकों को ये बता सकें कि उनके जिले में किस तरीके की तैयारी है और डीएम आखिर किस तरीके से कोविड को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत है, खुद जमीन पर उतरकर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोविड संक्रमण को पूरी तरीके से रोका जाए और जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं उन्हें खत्म किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जो जिलाधिकारी हैं जिन पर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरीके से इस महामारी में काम कर रहे हैं, उनका रोड मैप क्या है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। खुद उन्हीं की जुबानी अलग अलग जिलों के डीएम हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया
कि उनके जिले में हालात कैसे हैं और उनके जिले में कोविड से निपटने के लिए क्या तैयारी है। तो एबीपी गंगा पर डीएम ई कॉन्क्लेव अब पूरा हो चुका है। जिलाधिकारियों ने कोविड कंट्रोल का मास्टर प्लान बताया है। यह भी बताया है कि कैसे कोविड को नियंत्रण में रखा जा रहा है, क्या तैयारियां अस्पतालों में की गई हैं। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दी गई कि जो तीसरी लहर आने की बात की जा रही है उसको लेकर कितने तैयार हैं तमाम जिले। मरीजों को दिक्कत ना हो इसके लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जिले भर में। तमाम जिलों में इस तमाम बात की जानकारी तमाम जिलाधिकारियों ने दी है। तो एबीपी गंगा पर ये डीएम ई कॉन्क्लेव जो चल रहा था आज दिन भर, जिसमें हमने आपको तमाम जिलों के डीएम से रूबरू कराया और उनकी ही जुबानी खुद सुनवाया कि उनका कोविड कंट्रोल प्लान क्या है। तमाम जिलाधिकारियों ने दवाओं की कमी नहीं होने देने का भी भरोसा दिया है। गांव में टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने पर हर जिले में खास फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ रहा है। तो तमाम जिलाधिकारियों की कोशिश यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग की जाए और इसीलिए वहां पर डोर टू डोर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है उन पर भी दारोमदार सौंपा गया है। पूरी तरीके से टीम गठित कर दी गई है, जिस टीम में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जांचा परखा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को समझाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम जिलाधिकारियों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि अब उनके जिलों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, यानी अब मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, यह भरोसा दिलवाया गया है। और सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, देखिए कोशिश एबीपी गंगा ने की और तमाम जिलों के डीएम से हमने बात की और जो निकलकर सामने आया वो ये कि अब तमाम जिलों के जो डीएम हैं वो समझ गए हैं कि सीएम योगी किस तरीके से काम करते हैं और उसी दिशा में अब आगे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो जिलाधिकारी हैं वो जिले के प्रबंधक होते हैं और यही वजह है कि जब कोविड को लेकर जब गृह मंत्रालय कोई भी ऐलान करता था या नियम बनाता था तो कई बार ऐसा मौका आया जब मुख्यमंत्री ने कहा कि उस जिले का प्रबंध जिलाधिकारी करेंगे, वो फैसला जिलाधिकारी लेंगे कि कोविड कंट्रोल कैसे किया जाना है, कौन सा प्रतिबंध लगाया जाना है। यानी जिलाधिकारियों की महती भूमिका को स्वीकार राज्य से केंद्र सरकार सभी लोगों ने किया है। और आज जो हमने कॉन्क्लेव किया है और इसके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता भी जुड़ी, एबीपी गंगा के दर्शक जुड़े, सारे जो जिलाधिकारी हैं उनके अंदर उनके प्रशासन, उनके लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में वहां के जिला के लोगों ने भी जानकारी ली। क्योंकि देखिए, जिलाधिकारी का जो बंगला होता है अंग्रेजों के जमाने से जो चला आ रहा है, जो जिलाधिकारी के बंगले को लोग देखकर गुजर जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें खुदा बैठता है, भगवान बैठता है, और ऐसे में उनकी पहुंच जिलाधिकारियों तक नहीं होती है। जनमानस को ये जानकारी हो गई, उस जिले के लोगों को यह जानकारी हो गई कि आखिर उनके जिलाधिकारी आम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कोविड कंट्रोल के बारे में क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो नियम है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से चाहते हैं कि कोविड कंट्रोल हो, उस पर उनके जिलाधिकारी, जो उनके अभिभावक हैं, जो जिले के प्रबंधक हैं, वो किस रूप में सोचते हैं, काम करते हैं। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि कोविड कंट्रोल को लेकर बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी परेशानी थी और लोगों में एक भ्रम की स्थिति थी, अफवाह की स्थिति थी। ज्यादातर सोशल मीडिया से जो अफवाहें फैलती थी उसको लेकर उनके जिले के बारे में एक परसेप्शन खराब होता जा रहा था, जिलाधिकारियों पर भरोसा उठ रहा था। लेकिन एबीपी गंगा ने उन सारे जिलाधिकारियों को एक मंच देकर, इनके माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से ये कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा जिले के लोगों को अपने जिलाधिकारियों के बारे में, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानकारी हो और समझ सके कि आखिर किस रूप में इस महाआपदा, इस महासंकट से निपटना है। क्योंकि जिलाधिकारियों ने भी आह्वान किया, जागरूक करने की कोशिश की। जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है, भ्रम में ना आए, अफवाह में ना आए, इसलिए एक मंच एबीपी गंगा ने प्रदान किया है। और टेलीविजन के इतिहास में सबसे बड़े सूबे, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक साथ एक मंच पर एक दिन इकट्ठा करके एबीपी गंगा ने प्रदेश में जो भ्रम की स्थिति है वो टालने की कोशिश की है। क्योंकि ये जन सरोकार से संबंधित पत्रकारिता है और इस जो कर्तव्य बोध है उसका हमने निर्वहन किया, उसे आगे बढ़ाने
लाने की हमने कोशिश की और यही वजह है कि हमने इस ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया ताकि सभी जिलाधिकारी, सभी कलेक्टर जुड़ सके, अपनी बातों को रख सके, क्योंकि एक संवाद का माध्यम होना चाहिए और हमने वो संवाद बिल्कुल, हमने वो संवाद का माध्यम देखिए, दिया, मुख्यमंत्री भी बार बार इस बात को बैठकर कहते रहे हैं अपने जिलाधिकारियों से कि वो संवाद स्थापित करें। से वो कोरोना पर कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वीरेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी कंगा।